हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कर दी थी, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। इस कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी बोलते हैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक बात सिंपल सी याद रखना कि हम जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करते थे, तो देखो सिंपल सी बात है, जब आप विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करते हो तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, फिर आता था आपके पास यूवी, फिर आपके पास आता था विजिबल यानी दृश्य प्रकाश, फिर आपके पास आता है आईआर, फिर आता है आपके पास माइक्रोवेव, और लास्ट आपके पास आता है एनएमआर। अब देखो माइक्रोवेव, अब जब आप इधर से इधर जाते हो तो एनर्जी की फॉर्म डिक्रीज होती है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। क्लियर है? अब हम करते क्या थे कि हम एक नली लेते थे, इसमें एक नली होती है, इसमें एक सॉल्यूशन होता है, ठीक। अगर आप माइक्रोवेव जो है, अगर माइक्रोवेव विकिरणों की तरंग दैर्ध्य को आप यूज करते हो तो देखो इसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ घूर्णन होते थे। क्या होते थे? यानी ऐसी विकिरणों से सिर्फ उनमें घूर्णन होता था, तो इसको हम बोलते थे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर में क्या होगा? उनमें कंपन हो जाएंगे, तो इसको हम बोल रहे हैं कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये देख बेसिक हो गया। हमें पढ़ना क्या है अब? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण जब ये विकिरण इसमें से पास करोगे आईआर की, और इसका सोर्स क्या होता है? स्रोत, यानी कंपन, ये जो इस तरह की जो रेंज है वो कहाँ से प्राप्त करोगे आप? नरस्ट फिलामेंट से। कौन से? स्रोत क्या लोगे इसका? नरस्ट फिलामेंट। यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम नरस्ट फिलामेंट जो है उससे हम इसका सोर्स प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इससे विकिरण प्राप्त होती कौन सी? आईआर की, नरस्ट फिलामेंट। क्लियर है? अब एक सिंपल सी बात यह है क्या कि माइक्रोवेव है और आईआर है, जहां आप इतनी ऊर्जा दोगे। देखो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो क्या होता था? घूर्णन होता था। घूर्णन कैसे होता था? आपने ये लिया था, एक मास यहाँ लिया, एक मास यहाँ लिया, द्रव्यमान का लिया था, और ये गुरुत्व केंद्र था, तो ये घूम रहे थे, मतलब रोटेशन कर रहे थे। यहां कंपन करेंगे तो कंपन क्या करेगा? कंपन ऐसे होते हैं बॉन्ड में। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, क्या कि जहां अगर आपने वाइब्रेशनल यानी कंपन आवृत्ति की ऊर्जा विकिरण पास कराओगे तो वहां कंपन के साथ साथ क्या होगा? घूर्णन भी हो जाएगा, क्योंकि घूर्णन के लिए ऊर्जा कम चाहिए और कंपन के लिए ज्यादा ज्यादा की है। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा होती है? किस विकिरण की ऊर्जा होती है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। फिर किसकी होती है? कंपन ऊर्जा। और फिर किसकी होती है? घूर्णन। तो देखो जहां कंपन होगा वहां घूर्णन भी हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी, वहां कंपन भी होगा, वाइब्रेशनल होगा। तो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी भी शुद्ध कंपन नहीं मिलेंगे आपको। क्या नहीं मिलेंगे? शुद्ध कंपन नहीं होंगे। वहां क्या मिलेगा? घूर्णन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंपन घूर्णन
स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? ये तो बात हुई इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जहां कंपन होंगे वहां घूर्णन होंगे। आपने एक डायग्राम बनाया था कि आपने देखो क्या होता था, आपने दो सोर्स लिए थे, ये तो N1 था आपका, ये N2 था, और इसमें ये छोटे छोटे वाइब्रेशन थे। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होगी तो वहाँ वाइब्रेशन भी होगा, और वाइब्रेशन में क्या होंगे? घूर्णन होंगे, इनके बीच में भी छोटे छोटे होंगे। तो ये हमने किस में पढ़ा था? बोर्न ओपेनहीमर समीकरण। तो बस ये याद रखना है कि जो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें शुद्ध कंपन कभी प्राप्त नहीं होंगे, वहाँ कंपन के साथ साथ घूर्णन भी प्राप्त होते हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं सोर्स क्या होगा, यानी स्रोत क्या होगा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जो विकिरण है कंपन वो किससे प्राप्त करोगे? नरस्ट फिलामेंट से। क्लियर है? अब हम इसकी शर्त की बात करते हैं। क्या सभी यौगिक कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे? नहीं। तो शर्त क्या है कि वे यौगिक जिनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो, वे यौगिक जिनका क्या हो? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू, तथा कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? परिवर्तित। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी वो यौगिक क्या होंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेंगे, यानी डी म्यू अपॉन डी आर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा वो ही क्या होंगे? IR एक्टिव, और जिनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा वो IR इनएक्टिव। एक्टिव कब होंगे? म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो IR इनएक्टिव कब होगा? जैसे मैं आप एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक अमोनिया लिया मैंने, ठीक है, और एक क्या ले लिया? CO2। तो CO2 लीनियर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, इसका म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये तो IR यानी कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा IR। जितने भी समद्विनाभिकीय परमाणु होते हैं, कौन से? समद्विनाभिकीय परमाणु, उन सभी का द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, जैसे H2, N2, O2, B2, इन सब का द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? 0। तो क्या ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे? नहीं। तो ये IR इनएक्टिव है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR का यूज करते हैं। अच्छा, IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका स्रोत क्या होगा? नरस्ट फिलामेंट। शर्त क्या है कि कंपाउंड का द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो IR एक्टिव होंगे, यानी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है वो शो नहीं करेगा। कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि कंपन ऊर्जा का मान घूर्णन से ज्यादा है, तो जहां कंपन होंगे वहां घूर्णन भी हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसे होंगे? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगे, शुद्ध कभी कंपन प्राप्त नहीं होंगे। तो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, तो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक 3 क्षेत्र आते हैं, रीजन्स बात कर रहे हैं। तो मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 रीजन्स में बांट देता हूं, यानी IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके 3 क्षेत्र हो जाएंगे। कौन कौन से? एक को तो आप कहोगे नियर IR, एक आप बोलोगे मिड IR, और एक आप बोलोगे फार IR, दूरस्थ। ठीक है? जो इनकी रेंज है वो क्या है? अच्छा, IR फ्रीक्वेंसी, जो IR है उसको हम तरंग संख्या के रूप में ज्यादातर प्रदर्शित करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जितनी भी आवृत्ति होती है। तो 12,500, मिड IR की रेंज होगी 4,000,
ये होगी 667 और ये होगी 50। ठीक है, अगर हम इसको माइक्रोम की बात करें, लैम्डा तरंग दैर्घ्य के में, तो ये आएगा 0.8 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर और 200 माइक्रोमीटर। क्लियर है? तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो रेंज होगी वो इतने तरंग संख्या की होगी। ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, क्योंकि अच्छा V बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, और मैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी अपॉन C, और इसको हम क्या बोलते हैं, V बार तरंग संख्या, और ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, सेंटीमीटर में। अब देखो जो ये मिड IR है, इस मिड IR की रेंज भी 3 में लेते हैं, इसको भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है फिंगरप्रिंट क्षेत्र, यानी फिंगरप्रिंट रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं उंगली छाप क्षेत्र, क्या बोलते हैं, और इसकी रेंज होती है 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये होती दूसरी होती है क्रियात्मक समूह क्षेत्र। तो क्रियात्मक समूह क्षेत्र की जो रेंज होती है वो 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो ध्यान देना, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्रियात्मक समूह की पहचान करने में ज़्यादातर काम आती है। ये है उंगली छाप क्षेत्र। तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक है। अब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या ज्यूम करेंगे, क्या जो क्वेश्चन आता है उस पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें एक सरल आवर्त दोलक पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्त, ये क्वेश्चन आता है पूरा, सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा स्तर, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO। क्या है इसका फुल फॉर्म, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्त दोलक, ये पढ़ते हैं। अच्छा, सरल आवर्त दोलक क्या है, इस सरल आवर्त दोलक को में क्या कहता है कि जो कोई भी दो नाभिकीय परमाणु द्विनाभिक, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बिल्कुल ठोस नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, कुछ लचीला होता है। अगर बॉन्ड कुछ लचीला है तो उसमें घूर्णन के साथ साथ कंपन भी होंगे। तो देखो सरल आवर्त दोलक के जो ऊर्जा स्तर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरल आवर्त को हम एक स्प्रिंग नुमा मान सकते हैं। भाई देखो, उस स्प्रिंग से दो द्रव्यमान के अणु जुड़े हुए हैं, एक का द्रव्यमान तो है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2, ये A है ये B है, A B हो गया, स्प्रिंग से जुड़ रहे हैं। अब स्प्रिंग से जुड़ रहे हैं तो इसका जो मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये स्प्रिंग से जुड़ गए भाई, ये सरल आवर्त दोलक हो गया। अब देखो ये कंडीशंस मैं लिख रहा हूं साम्य अवस्था की, किसकी कंडीशन लिख रहा हूं, साम्य अवस्था की। क्लियर है, साम्य अवस्था कंडीशन लिख दी। अब क्या करोगे, एक बार इसको खींच दो आप, तो कैसा है, तनन है तो खींचेगा, तो कंडीशंस में क्या आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसी स्टेज आ जाएगी इसकी, ये लो। तो कितना डिस्टेंस में आया, x, यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी कितना आ गया, x। अब देखो यहाँ से यहाँ ये बॉन्ड डिस्टोर्शन, बॉन्ड लेंथ होगी ReQ। एक बार इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये तो इधर तो फोर्स लगा रहे हो आप ये, और इधर ये फोर्स लग रहा है, यानी आप सिंपल सा ये अज्यूम कर सकते हो। अच्छा देखो, इस स्प्रिंग पर अगर ये सरल दोलक है तो किसका नियम अप्लाई कर सकते हो, हुक का नियम। हुक का नियम है क्या कि इसका जो फोर्स होता है प्रत्यानयन बल,
एफ वो उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी एफ माइनस एक्स। एक्स क्या है, विस्थापन कितना हुआ एक्स, और ये माइनस चिन्ह इसलिए लिया क्योंकि जो बल होता है वो विस्थापन के अपोजिंग लगता है, यानी विपरीत लगता है, इसलिए उसका माइनस चिन्ह लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के डॉट एक्स। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट आ गई। इक्वेशन फर्स्ट जो आई है एफ माइनस के एक्स, यहाँ जो के है वो बल स्थिरांक हो गया, और ये जिसका बल स्थिरांक जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध सामर्थ्य उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब हम बात कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सरलार्थ जो दोलक है जो गति करता है उसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति कैसे निकालते थे हम, 1/2 अंडर रूट के अपॉन म्यू। क्लियर है। ये समीकरण कितनी आ गई, तो ये आवृत्ति का सूत्र, या भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही रखना, इनको कैलकुलेट नहीं करने पड़े। के अपॉन म्यू लिख दिया, म्यू समानी द्रव्यमान होता है, के बल स्थिरांक होता है। अगर मैं इसको v बार लिखूं तो क्या लिखूंगा, तरंग संख्या के रूप में 1/2 c अंडर रूट के अपॉन म्यू, और ये अब किस में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये समीकरण कितनी आ गई, थर्ड। क्योंकि आप देखो, मुझे मैं आपसे बोलूं कि v आवर्ती बराबर क्या होता है, v बराबर c अपॉन लैम्डा। तो v अपॉन c, इसमें c का भाग दे दो सिर्फ, क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है, v बार। हो गया यहाँ तक। अच्छा ये है, तो एक सरल हार्मोनिक दोलित्र जो होता है, सरल हार्मोनिक दोलित्र की जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, यानी दोलित्र की क्या लिखो, स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। क्लियर। अब ये स्थितिज ऊर्जा आ गई, समीकरण 4। अब इस पर श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करके सरल हार्मोनिक दोलित्र की ऊर्जा ज्ञात करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 स्क्वायर m e माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को इस पर, ये कौन सी है, श्रोडिंगर समीकरण। इस श्रोडिंगर समीकरण अप्लाई करना, तो v क्या है, ये जो v है ये है स्थितिज ऊर्जा, तो इसका मान इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 स्क्वायर m e माइनस बी हाफ के एक्स स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो ये आ गया। इसको जब आप सोल्व कर, तो हल करते हैं, और ये समीकरण कितनी आ गई, ये समीकरण तो 5 हो गई, ये समीकरण 6 आ गई। समीकरण 6 को हल करने पर क्वांटीकृत तनन स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आएगा, क्वांटीकृत स्थितिज ऊर्जा का मान। अब ये याद रखना है कि ई ऊर्जा किसकी, कंपन की, ई भी ले लिया मैंने, इज इक्वल्स टू, यह आएगा v अपॉन v प्लस हाफ एच म्यू, और ये जो इक्वेशन आई है ये आई है जूल में, और ये समीकरण कितनी आ गई, 7। ये सरल हार्मोनिक जो दोलित्र होता है उसकी ऊर्जा होती है, क्या होती है, ऊर्जा। अब ध्यान देना, इससे आगे आपको क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, ये ऊर्जा है, इस ईवी में ये जो ऊर्जा ली है आपने, इस ईवी में ईवी बार बराबर क्या लिख सकते हो आप,
ईवी में HC का डिवाइड कर दो, तो V प्लस हाफ H म्यू अपॉन HC। भाई अगर आपको तरंग संख्या एनर्जी किस में चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है E बराबर क्या होता है ऊर्जा H म्यू, और म्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। म्यू बराबर क्या होता है, ये था H म्यू, म्यू बराबर क्या होता है C अपॉन लैम्डा। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो E बराबर H डॉट C अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा क्या लिख सकता हूँ, E अपॉन HC, यही तो हुआ, और 1 अपॉन लैम्डा V बार। तो E में HC का भाग दोगे तो देखो क्या होगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो E बार बराबर V प्लस हाफ फ्रिक्वेंसी अपॉन C, और V बराबर C अपॉन लैम्डा। तो E बार इज इक्वल टू V अपॉन हाफ, देखो V बराबर क्या होता है C अपॉन लैम्डा, तो मैं इसके यहाँ C लिखूंगा, C से C कैंसिल 1 अपॉन लैम्डा, और मैं सिंपल हार्मोनिक लेस ऑसिलेटर के 1 अपॉन लैम्डा जो होता है मैं लिखूंगा ओमेगा OSE। तो ओमेगा OSE, ये लो भाई, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आ गई, होगी कैलकुलेट। अब क्या करोगे, V जो है वो क्या है, कंपन क्वांटम संख्या। जो कंपन क्वांटम संख्या है इसका मान 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट हो सकता है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ V बराबर 0 पर एनर्जी बताओ कितनी होगी, V बराबर 0 पर एनर्जी कितनी होगी, हाफ ओमेगा OSC। V बराबर 1 पर बताओ एनर्जी, 1 लगोगे तो क्या लिख दोगे, इसमें 1 पुटअप कर दो, 3/2 ओमेगा OSC। V बराबर 2, 5/2 ओमेगा OSC। V बराबर थर्ड 7/2 ओमेगा OSC, ये है। अच्छा, V बराबर 0 पर भी एनर्जी 0 नहीं है, इसी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। अब इसके ऊर्जा स्तर बनाने हैं आपको, देखो क्या बनाना है, ऊर्जा स्तर। इधर तो चलेगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, और इधर आपके पास होगा बंद दूरी। तो ध्यान देना, मैं इधर तो V की वैल्यू पुटअप करूंगा, और इधर मैं लिखता जाऊंगा एनर्जी बार। यहाँ जो ये पॉइंट आएगा ये REQ का आएगा। अब एक बात बताओ, V बराबर 0 पर एनर्जी कितनी हो गई, ओमेगा OSC हाफ, ये लो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो अंतराल जो चलेंगे सेम चलेंगे, ये 1 पे तो 3/2 ओमेगा OSC, 2 पे 5/2 ओमेगा OSC, 3 पे 7/2 ओमेगा OSC। तो ये एनर्जी चलती रहती है। 4 पे 9/2 ओमेगा OSC। और ये जो है बॉन्ड डिसोसिएशन चलता है, यहाँ पे एनर्जी EQ। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा स्तर हो गया किसका, सरल हार्मोनिक। अब एक बात ध्यान देना, जब V बराबर 0 पर है, जब भी उसकी एनर्जी बॉन्ड लेंथ 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल होता है तब भी उसका इन बिटवीन उसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है, 0 नहीं होती है, यानी एनर्जी होती है उसके पास कुछ ना कुछ। ये क्वेश्चन आता है। अब आपको एक मैं आप बताता हूँ, डेल E कैलकुलेट करना। डेल E बराबर क्या कर सकते हैं, यानी डेल E V से V+1 में जाओ आप, कहाँ, V से V+1 में, ये एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, कल करेंगे, ये ग्राफ होगा और इसका सिलेक्शन रूल पड़ेगा। थैंक यू।